हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कोड ऑफ इथिक्स के बारे में, जिसमें एग्जाम में आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्लास में आज देखेंगे कि व्हाट इज कोड ऑफ इथिक्स, देन उसका कुछ इथिकल प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, देन हम देखेंगे कि आईसीएन कोड ऑफ इथिक्स, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस, उसके क्या क्या कोड ऑफ इथिक्स है, कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज मीन बाय कोड ऑफ इथिक्स। ओके, तो जब भी हम कोई हवाई जहाज में चढ़ते हैं तो हवाई जहाज में चढ़ने से पहले हमें एयर होस्टेस कुछ अनाउंस कर देती है। अब ऐसा तो नहीं है जो पर्सन रेगुलरली उस विमान में ट्रैवल करता है उसको तो ये सब चीज रट गई होगी, लेकिन फिर भी एज अ ड्यूटी वह एयर होस्टेस हर समय हर उड़ान से पहले कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देती ही है। क्यों? बिकॉज it is their ethical principle that before every fly they have to inform safety codes. Okay, ऐसे ही सेम चीज अगर हम नर्सिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारी है या हमारी कुछ ड्यूटीज है जो कि एज अ नर्स आपको फॉलो ही करनी पड़ती है। ओके, तो उसी हिसाब से कोड ऑफ इथिक्स कोड ऑफ इथिक्स क्या है? सो कोड ऑफ इथिक्स इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ इथिकल ऑब्लिगेशन। ओके, इथिकल ऑब्लिगेशन मतलब कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां है एंड ड्यूटीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल, कोई भी नर्स हो। ओके, चाहे वो भारत में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे विदेश में हो, उनकी कुछ इथिकल ऑब्लिगेशंस है, उनको कुछ चीजें फॉलो करनी होती है व्हेन टू एंटर द नर्सिंग प्रोफेशन। जब आप नर्सिंग प्रोफेशन में एंटर करोगे तो कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपको एज अ नर्स कहलाती है, और अगर नर्स कहना है तो कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि इट गाइड द इथिकल डिसीजन मेकिंग इन द प्रैक्टिस। मान लो अगर कोई पेशेंट आपको बोलता है कि मुझे दवाई नहीं चाहिए, ओके, अगर ऐसा कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे दवाई नहीं चाहिए तो ये क्या करता है? ये हमें गाइड करता है। तो हम क्या करेंगे सर? बुक खोलेंगे, बुक में देखेंगे कि इथिकल प्रिंसिपल क्या पेशेंट ऐसा कर सकता है। हाँ, तो ये पेशेंट का जिम्मेदारी है या ये पेशेंट का ऑटोनॉमी है, पेशेंट को हमने राइट दे रखे हैं, राइट टू रिफ्यूज। दूसरी बात, अगर कोई पेशेंट ब्राइब देना चाहे तो ब्राइब लेना हमारी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल प्रिंसिपल में आता है क्या? नहीं। तो ये चीजें हमें क्या करती है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। दूसरा आता है इट प्रोटेक्ट द राइट एंड सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स। जैसे कि हमने ऑटोनॉमी की बात की कि पेशेंट को रिफ्यूज कर, ट्रीटमेंट को रिफ्यूज कर सकता है। देन इट इस्टेब्लिशेस द नॉन निगोशिएबल स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोफेशन। ऐसा नहीं है, अगर आप एक भी चीज फॉलो नहीं करते हो, यहां पे नॉन निगोशिएबल बोला है कि इसमें कोई माफीनामा नहीं होता है। अगर आप आपकी इथिकल प्रिंसिपल या इथिकल ड्यूटीज फॉलो नहीं करते हो या उस रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें यहां पे जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में देखना पड़ेगा। ओके, देन इट इंश्योर द प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इसका मतलब क्या है सर? प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इसका मतलब होता है कि एज अ नर्स, एज अ प्रोफेशनल नर्स हमारी कुछ अकाउंटेबिलिटी है कि जो भी हमने काम किया है वह काम का हमारी जिम्मेदारी होती है, या फिर अगर हमारा प्रोफेशन का वैल्यू हमें बढ़ाना है तो उसका स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा। सो दैट इज प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट अब एक एक इथिकल प्रिंसिपल हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला है ऑटोनॉमी।
सबसे पहला है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि राइट ऑफ द पेशेंट टू मेक देयर ओन डिसीजंस। पेशेंट खुद का डिसीजन खुद ले सकता है। पेशेंट जैसे कोई सर्जरी के लिए मना कर सकता है, अगर पेशेंट मर भी रहा हो तो भी यहां पे पेशेंट मना कर सकता है कि मैं वेंटिलेटर नहीं लगाऊंगा। ओके, सो द पेशेंट हैज द राइट टू टेक डिसीजन ऑफ देयर ओन हेल्थ। अगर वो पेशेंट हमारा मोर देन 60 प्लस या वल्नरेबल पेशेंट नहीं है, ओके, या पेशेंट डिसीजन लेने के काबिल नहीं हो, तब तक हम डिसीजन ले सकते हैं। अदरवाइज पेशेंट हैज द राइट टू टेक देयर ओन डिसीजन। ओके, ओन डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ केयर इवन इफ द हेल्थ केयर टीम डिसएग्रीज। अगर डॉक्टर भी मना करते हैं फिर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर पेशेंट मना करता है तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरिंग द पेशेंट विल गिव इन्फॉर्म कंसेंट बिफोर एनी प्रोसीजर। अगर पेशेंट के ऊपर कोई भी प्रोसीजर करनी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? पेशेंट का इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म यहां पे बोला जाता है हमेशा, क्योंकि पेशेंट को हम इंफॉर्मेशन देते हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसको समझ में आए ऐसी भाषा में समझाते हैं, एंड देन ओनली वी टेक द पेशेंट सिग्नेचर। ओके, नेक्स्ट हमारा इथिकल प्रिंसिपल है दैट इज बेनिफिशियंस। बेनिफिशियंस का मतलब क्या होता है? बेनिफिशियंस मतलब ड्यूटी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के भलाई के लिए काम करना। अब ड्यूटी तो हमारी बहुत सारी है, बट उसमें से भी पेशेंट की भलाई के लिए काम करना, पेशेंट को उससे कुछ नुकसान ना हो। ओके, सो इट मींस डूइंग गुड। अब एग्जाम में क्वेश्चन में मिलेगा आपको, डूइंग गुड फॉर द पेशेंट इज कॉल्ड एज, सो इट्स अ बेनिफिशियंस। पेशेंट के बेनिफिट के लिए हम यहां पे काम करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग कंपेंशनेट केयर। केयर तो हम प्रोवाइड करते ही है, लेकिन कंपेंशनेट केयर, हम हृदय की गहराई से अगर पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर पाए तो। देन एडमिनिस्ट्रिंग पेन मेडिकेशन व्हेन देयर इज एडवाइस। देन रिसाइसिटेटिंग द पेशेंट्स ड्यूरिंग द सीपीआर, ओके, या कार्डियक अरेस्ट। ओके, तो पेशेंट को रिसाइसिटेट करना। नेक्स्ट इथिकल प्रिंसिपल है हमारा नॉन माल एफिशिएंस। नॉन माल एफिशिएंस का मतलब क्या होगा? सो इट इज ड्यूटी टू डू नो हार्म। अगर कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं तो पेशेंट को कुछ हार्म हो ऐसी चीज भी ना करे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग द 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन, ओके, टू प्रिवेंट द मेडिकेशन एरर। कि हमें पेशेंट जो मेडिकेशन राइट्स है वो मेडिकेशन राइट्स फॉलो करेंगे तो क्या होगा? इससे पेशेंट को हार्म होने से बच सकता है। और एक एग्जांपल अगर हम बोलेंगे तो कोई पेशेंट अगर रिस्ट्रेन पे है तो उस रिस्ट्रेन वाले पेशेंट को अगर हम एवरी 2 आवरली चेक करेंगे कि उसका सर्कुलेशन प्रॉपर है या नहीं, तो इससे क्या होगा? पेशेंट का जो नेक्रोसिस होने का चांसेस है वो कम हो जाएगा। चांसेस कम नहीं होगा बट उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ये कौन सा प्रिंसिपल है? नॉन माल इफिशियंस। माल इफिशियंस मतलब कुछ हार्म करना, ओके, बट नॉन माल इफिशियंस मतलब नो हार्म। ओके, कुछ भी हार्म होने से हमें बचना है। सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन माल इफिशियंस। वर्ड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इथिकल प्रिंसिपल है हमारा जस्टिस, न्याय। जस्टिस मतलब न्याय। न्याय किसको? तो न्याय पेशेंट को, पेशेंट के रिलेटिव को, स्टाफ को भी। ओके, सो न्याय मिलना। सो न्याय या जस्टिस इज द फेयरनेस। फेयरनेस कब करेंगे? मान लो आपके पास अचानक से कैजुअलिटी में 10 से 15 मास कैजुअलिटी हो गया। ओके, उसमें से आपका एक क्लोज फ्रेंड है जो आपको उसमें दिख गया, लेकिन आपने क्या करना है? आपको यहां पे जस्टिस फॉलो करना है कि दोस्त को कम लगा है लेकिन उसको मैं पहले देखूंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। ऐसा हमारे इथिकल प्रिंसिपल को लागू नहीं होता है। जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है उसको हम सबसे पहले देखेंगे सर। ओके, देन वी विल सी
हु इज रिक्वायर्ड नेक्स्ट नर्सिंग केयर। ओके, तो इसीलिए हमेशा जस्टिस के साथ ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जिसको पहले जरूरत है उसको हम प्रायोरिटी देंगे, चाहे वो अपर कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपका फैमिली रिश्तेदार हो। बिकॉज इट व्हेन देयर इज एन इथिक्स, जब इथिकल की बात होती है तो यहां पे ओनली हम केयर और रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि किसको सबसे ज्यादा केयर रिक्वायर्ड है। ओके, इट रेफर टू द फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फूड डिस्ट्रीब्यूशन वाला हमारे हॉस्पिटल में अगर आता है तो एक पेशेंट को तो उसके पहचान का है तो ज्यादा खाना दे दिया या कम खाना दे दिया और किसी को ज्यादा दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर हमारी नर्सिंग केयर, अगर एक पेशेंट को हम 2 पेशेंट है तो उनमें से एक ही पेशेंट को अगर हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे और दूसरे को नहीं कराएंगे तो उसके साथ वो इनजस्टिस होगा, उसके साथ अन्याय हो जाएगा ये। ओके, तो जिसको जरूरत है उनको कंप्लीटली हमें कंपेंशनेट केयर देनी पड़ेगी। क्लियर? ओके, नाउ ट्रीटिंग ऑल पेशेंट विथ इक्वल केयर। सबको जो जरूरी है वो सबको मिलना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, इंप्लीमेंटिंग द ट्रायज ड्यूरिंग द मास कैजुअलिटी, जो हमने अभी बोला है कि एक साथ अगर 10-12 पेशेंट आते हैं और ऐसी कंडीशन में अगर हमारा कोई क्लोज फ्रेंड मिलता है जिसको केयर की इमीडिएट नीड नहीं है, ओके, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जिसको सबसे पहले जरूरत है उसको अटेंड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इथिकल प्रिंसिपल है फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब क्या होता है? सो इट इज मीन ड्यूटी टू फेथफुल टू द कमिटमेंट्स। जो भी, मान लो अगर कोई पेशेंट को हमने बोला है कि मैं 10 मिनट में आ रही हूं या आ रहा हूं, तो आपको 10 मिनट में जाना ही पड़ेगा, बिकॉज यू कमिटेड टू द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट तो राह देखते बैठेगा फिर। तो ऐसा अगर इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम कमिटमेंट करना है। लेकिन अगर आप 10 मिनट में नहीं जा पा रहे हो तो पेशेंट को आपको बताना जरूर पड़ेगा कि मैं अभी नहीं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगी, मैं आपको और कुछ थोड़ी देर में बताऊंगा या बताऊंगी। ओके, सो इट इज द फिडिलिटी मीन्स फेथफुल टू योर कमिटमेंट्स। जो भी कमिटमेंट करेंगे, प्रॉमिस करेंगे एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे या दोगे, वो कंप्लीटली फॉलो करनी है। दैट इज योर फिडिलिटी। फिडिलिटी इज फेथफुल। फॉर एग्जाम्पल, मेंटेनिंग द पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी। किसी की भी बात किसी को नहीं बतानी है। ओके, मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, दैट इज योर फिडिलिटी। नेक्स्ट इथिकल प्रिंसिपल है हमारा वेरासिटी। वेरासिटी मतलब सत्य बोलना, सत्य वचन बोलना। ओके, तो वेरासिटी मतलब सत्य वचन। जो भी चीज है वो आपको सत्य बतानी पड़ेगी, चाहे वो पेशेंट का कोई भी ब्लड रिपोर्ट अगर ऊपर नीचे है तो वो भी हमें सत्य बताना पड़ेगा। पेशेंट का डायग्नोसिस हमें सत्य बताना पड़ेगा। लेकिन किसको? ओनली सिर्फ पेशेंट को या नेक्स्ट ऑफ किन को। किसको सत्य बताना है या किस पेशेंट के बारे में किसको बताना है? ओनली टू द पेशेंट और नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द पेशेंट। ओके, कि जो पेशेंट या उसका सगा रिश्तेदार, जैसे कि उसके मम्मी पापा है या उसका कोई लड़का है। ओके, तो उन्हीं को हमें नेक्स्ट ऑफ कीन कहते हैं, उन्हीं को हमें पेशेंट के बारे में बता सकते हैं या हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और किसी को हम बताना जरूरी नहीं है। द ड्यूटी टू टेल द ट्रूथ। वेरासिटी मतलब सत्य वचन बोलना। सो इट इज अवर ड्यूटी टू टेल द ट्रूथ। इट इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। यहां से क्या होगा, अगर हमने कुछ झूठ बोल दिया तो क्या होगा? ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेटिंग विथ होनेस्टी with the patient about their diagnosis, okay, and admitting when the mistake has been made. मान लो कोई गलत मेडिकेशन लग गया, ओके, तो पेशेंट को बताना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा? पेशेंट का ट्रस्ट बिल्ड होगा। और अगर कुछ हार्म होता है पेशेंट को, वो भी बताना जरूरी है, बिकॉज हम पेशेंट से कुछ भी नहीं छुपा सकते। ओके, क्लियर?
नेक्स्ट क्विक वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ पेशेंट राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। सबसे पहला हमने इथिकल प्रिंसिपल देखा था, दैट इज फिडेलिटी, सॉरी ऑटोनॉमी। ओके, सबसे पहला प्रिंसिपल ऑटोनॉमी, कि पेशेंट हैज राइट टू रिफ्यूज द ट्रीटमेंट, राइट टू रिफ्यूज द ट्रीटमेंट, दैट इज ऑटोनॉमी। पेशेंट अपने हेल्थ के बारे में अपना डिसीजन लेगा। ओके, वो ओनली बस उस मेंटल स्टेट में या फिजिकल स्टेट में होना चाहिए। ओके, तो बच्चा माइनर नहीं होगा, और अगर उसकी मेंटल स्टेट ओके होगी तो वहां पे पेशेंट हैव द राइट टू टेक देयर डिसीजन ऑफ देयर हेल्थ। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द ड्यूटी टू डू नो हार्म। हमने क्या बोला था कि अगर कुछ सही नहीं कर सकते हैं तो खराब भी मत करो। ओके, तो डू नो हार्म इज द नॉन माल इफिशियंस। नॉन माल इफिशियंस, नॉन माल इफिशियंस मतलब डू नो हार्म। ये एग्जाम में आपको वर्ड दे, जहां पे भी डू नो हार्म आएगा वहां पे आपको नॉन माल इफिशियंस ऑप्शन ढूंढना है। नेक्स्ट इज बीइंग फेथफुल टू योर प्रॉमिसेस। प्रॉमिसेस को फेथफुल रखना, दैट इज फिडिलिटी। ओके, सो जो भी प्रॉमिस करेंगे वो हमें फेथफुल रहना है। वेरासिटी का मतलब क्या है फिर, कि सत्य वचन, सत्य वचन बोलना, दैट इज वेरासिटी। नेक्स्ट है हमारा, देयर आर फोर इथिकल प्रिंसिपल्स विच इज गिवन बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। ये ICN जो है, यह है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस। ओके, ये इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस है। नर्सेस के लिए जो भी चीज इंपॉर्टेंट है या जो भी डिसीजन लेने हैं ये यहां से लिए जाते हैं। फिर यहां से इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, फिर हमारे लिए क्या आएगा, हमारा इंडियन नर्सिंग काउंसिल आएगा, फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल आएंगे, और फिर हमारे रजिस्टर्ड नर्सेस आएंगे। तो ये हमारा जो है वो चार्ट है कि हम कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और देन उस स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड नर्सेस। तो ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ने 4 इथिकल प्रिंसिपल बताए हैं। वही 4 प्रिंसिपल हमें याद रखने हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा कि which of the following is not an ethical principle in the from the following। तो इसमें से आपका कौन सा इथिकल प्रिंसिपल नहीं है ये पूछा जाएगा। ओके, तो जिसमें देखिए सबसे पहला इथिकल प्रिंसिपल है नर्स एंड पीपल। नर्स एंड पीपल, एक नर्स और पर्सन या पेशेंट का क्या रिलेशन होगा या क्या इथिकल प्रिंसिपल उनको फॉलो करने हैं। सो प्राइमरी प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स, नर्स की सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट। उसके बाद ना तो डॉक्टर है, ना कोवर्कर है, ना कोई अदर है, ना हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल में भी काम कर रही है। एज ए नर्स मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द पेशेंट। ओके, जो पेशेंट के बेनिफिट में होगा वही हम काम करेंगे। ओके, सो दैट इज द प्राइमरी प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए आप यहां तक भी जा सकते हो, जो पेशेंट की भलाई में काम करता है उसके लिए आप यहां पे भी जा सकते हो, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस तक भी जा सकते हैं। ओके, दूसरा है नर्स एंड प्रैक्टिस। हमारी और हमारे प्रैक्टिस की, हमारा और हमारे प्रैक्टिस का क्या रिलेशन है या हमें उसको कैसे मेंटेन करना है। सो मेंटेन कॉम्पिटेंस एंड अप टू डेट नॉलेज। अगर अप टू डेट नॉलेज नहीं है तो यहां पे खतरा हो सकता है। अप टू डेट नॉलेज चाहिए, मतलब हम जो हमारा नॉलेज है उसको अपडेट करना पड़ेगा रेगुलरली। जो भी नई चीज नर्सिंग में आती है या कुछ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस जो कि पेशेंट की बेनिफिट में है, वो सारी चीजें हमें अप टू डेट सीखनी पड़ेगी। वो सीखना अब हमें कोई आके सिखाएगा नहीं, या हम ये नहीं कह सकते कि मुझे इसके बारे में पता नहीं। इफ यू डू नॉट नो यू हैव टू लर्न बाय योरसेल्फ, या यू कैन आस्क हेल्प।
ओके, कहीं से भी आप सीखना पड़ेगा। ओके, दैट इज अवर responsibility to our profession. Okay, so maintain the competent and up to date knowledge, ये हमारी जिम्मेदारी है। Then nurse and profession, profession के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो प्रोफेशन के प्रति we uphold the professional values and integrity. Professional values and integrity. प्रोफेशनल वैल्यूज और इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी प्रोफेशनल वैल्यूज है, जैसे हम सत्य बोलना है, हमें पेशेंट को कुछ नॉन माल इफिशियंस नहीं करना है, पेशेंट के भलाई के बारे में सोचना है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद नर्सिंग की कोई बदनामी ना हो, इसके बारे में हमें ऐसे कुछ काम करने हैं या कुछ अच्छा करना है। जैसे कम्युनिटी में हमने जाके कुछ कोवर्कर को हेल्थ एजुकेशन दे दिया, तो इससे क्या होगा, हमारे प्रोफेशन का एक रुतबा जो है वो बढ़ेगा, उस हिसाब से हमें काम करना है। अदरवाइज इट विल अगेंस्ट द इथिकल प्रिंसिपल। नर्स एंड कोवर्कर, हम और हमारे कोवर्कर के बीच में हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ओके, सो वी विल सस्टेन द कोलैबोरेटिव एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। ओके, क्योंकि देखिए हम एज ए नर्स, ये सत्य है, मानो चाहे ना मानो, हम एज ए नर्स इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ओके, अभी इंडिया में तो नहीं कर सकते। बिकॉज वाई? क्योंकि यहां पे हमें इतना फ्री हैंड नहीं दिया गया है। वी कैन नॉट प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन, आपको पता भी है तो भी नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट गिव मेडिकेशन विदाउट एनी डॉक्टर्स ऑर्डर, ये अभी तक हमें इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिला है या इतना हमें फ्री हैंड नहीं दिया है। तो हमें ये जो है ये हमारा कोवर्कर के साथ। दूसरी बात कि कोवर्कर में कोई भी हो सकता है, चाहे आपका वो हाउसकीपिंग स्टाफ हो, चाहे आपके कलीग्स हो, उनके साथ हमें हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी है ताकि हमारे प्रोफेशन की डिग्निटी जो है वो अच्छी रहे। नेक्स्ट, यहां पे एग्जाम प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन है, सबको आंसर करना पड़ेगा, सबको आंसर करना पड़ेगा। ए नर्स इंश्योर अ पेशेंट अंडरस्टैंड, यहां पे पेशेंट को समझ में आ गया, ये इंश्योर कर रही है नर्स अबाउट ए सर्जिकल प्रोसीजर इंक्लूडिंग द रिस्क एंड अल्टरनेटिव्स बिफोर दे साइन द कंसर्न फॉर्म। दिस एक्शन इज प्राइमरी सपोर्ट विच इथिकल प्रिंसिपल। तो एक नर्स इंश्योर कर रही है कि जो भी पेशेंट ऑपरेशन के लिए जा रहा है उसको जो कंसेंट में लिखा है, ऑपरेशन से पहले जो कंसेंट लेते हैं उस कंसेंट में जो लिखा है वो समझ में आया हुआ है या नहीं। तो ये इससे हम क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट की ऑटोनॉमी को मेंटेन कर रहे हैं। ओके, जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस का मतलब हमने बताया था न्याय। बेनिफिशियंस मतलब डू गुड, ओके, कुछ अच्छा पेशेंट के लिए काम करना। फेडेलिटी मतलब, फेडेलिटी का मतलब होता है आपका फेथफुल रहना। ओके, फेथफुल रहना, क्लियर। तो ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि पेशेंट को बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट की भाषा में। अभी हमारे एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूं। एक पेशेंट आया हमारे पास जिसका छुट्टी हो गया, डिस्चार्ज कार्ड उसको मिल गया, लेकिन पेशेंट को उस डिस्चार्ज कार्ड में क्या है, क्या लिखा हुआ है ये जानना था। ओके, तो पेशेंट ने हमें रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये जो डिस्चार्ज कार्ड है, मुझे हिंदी आती है, मुझे हिंदी में चाहिए, एंड वी कैन नॉट डिनाई। हमें अगर हिंदी में पेशेंट को चाहिए तो पेशेंट की भाषा में ही देना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट तभी उसको पढ़ पाएगा। ओके, वी नीड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन द पेशेंट्स लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड। ओके, जो भी भाषा उसको समझ में आएगी वो भाषा में हमें उसको वह देना पड़ेगा। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है यहां पे, ए नर्स प्रोफेशनल ड्यूटी टू बी आंसरेबल फॉर देयर ओन एक्शन। ओके, जो भी काम हम करेंगे तो जो भी काम हम करेंगे तो उस काम की जिम्मेदारी हमारी ही होगी। ओके, उस काम की जिम्मेदारी हमारी होगी। इसको क्या कहा जाएगा?
इसको क्या कहा जाएगा, अकाउंटेबिलिटी। ओके, कि हमने जो भी काम किया है उसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे। ओके, क्योंकि हम हर एक काम के बाद साइन करते हैं और वो साइन हमारी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी की वो आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपने किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन जब आपने काम किया देन यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट। ओके, वेरासिटी मतलब सत्यवचन, एडवोकेसी मतलब एडवोकेसी मतलब कि पेशेंट को अगर अन्याय हो रहा है तो उसके साथ में खड़े रहना, दैट इज एडवोकेसी ऑफ द पेशेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपिटेंट पेशेंट विथ एंड स्टेज सीओपीडी रिफ्यूजेस अ वेंटिलेटर। पेशेंट ने वेंटिलेटर पे जाने से मना कर दिया, बहुत ज्यादा उसको सांस लेने में दिक्कत है। ओके, डिस्पाइट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस द नर्स रिस्पेक्ट दिस डिसीजन एंड दिस नर्स इज प्रायोरिटाइजिंग विच इथिकल प्रिंसिपल। कि पेशेंट को बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो रहा है, फिर भी पेशेंट वेंटिलेटर या एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करने से कंसेंट नहीं दे रहा है। सो इट इज द ऑटोनॉमी, पेशेंट उसकी हेल्थ के डिसीजन खुद लेगा। ओके, बेनिफिशियंस मतलब डू गुड, जस्टिस का मतलब क्या, न्याय देना, नॉन माल इफिशियंस मतलब डू नो हार्म। क्लियर? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, when a nurse questions a physician's order that seems unsafe or incorrect for the patient, the nurse is acting in the role of patient। मान लो गलती से किसी डॉक्टर ने या ट्रीटिंग डॉक्टर ने उस पेशेंट को ऐसा कोई ट्रीटमेंट एडवाइस किया है जो कि पेशेंट की बेनिफिट में नहीं है या अनसेफ है पेशेंट के लिए। ओके, तो हो सकता है, गलती से होता भी है कि मान लो कोई पेशेंट को स्टीरॉयड एडवाइस किया और पेशेंट डायबिटीज का नॉन केस है, तो हो सकता है डॉक्टर को ना पता हो, भूल गए हो, तो उस कंडीशन में हमने अगर डॉक्टर को क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि सर ये पेशेंट नॉन केस ऑफ डायबिटीज है एंड यू एडवाइस द स्टीरॉयड फॉर द पेशेंट, इट मे कॉज राइज इन देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं या इसको कंटिन्यू रखना है? ओके, बिकॉज वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन बिफोर एनी डाउट। ओके, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या एक्शन हमने परफॉर्म किया, तो हम पेशेंट के एडवोकेट बने हैं, हमने पेशेंट को कुछ गलत होने से बचा लिया या फिर हमने पेशेंट के साइड में खड़े रहकर हमने पेशेंट को सेव कर लिया है। सो वी एडवोकेट द पेशेंट। देन एथिसिस्ट, ये एथिसिस्ट नहीं है। रिसर्चर तो कौन होता है? नर्स रिसर्चर जो रिसर्च करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी गलत आंसर है। ओके, तो हमारा सही आंसर है एडवोकेट। नेक्स्ट, अगेन क्विक क्वेश्चन एंड आंसर, व्हाट प्रिंसिपल इज वायलेट इफ ए नर्स गिव अ प्लासिबो फॉर पे? किया है प्रैक्टिस कि पेशेंट बोल रहा है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उस पेशेंट को डिस्टिल वाटर भरकर इंजेक्शन दे दिया। कभी कभी इसका बेनिफिट भी होता है कि पेशेंट का दर्द सच में कम हो जाता है। ओके, बट इट इज नॉट द करेक्ट इथिकल प्रिंसिपल, इट इज नॉट द करेक्ट प्रैक्टिस। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं? ओके, हम वेरासिटी, हम पेशेंट को झूठ बोल रहे हैं, हम पेशेंट को झूठ बोल रहे हैं, सो जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट इज व्हाट प्रिंसिपल इंश्योर्स द फेयर ट्रायज इन द डिजास्टर? तो ट्रायजिंग के दौरान हमने क्या करना है? जस्टिस फॉलो करना है, न्याय मिलना चाहिए, जिसको सबसे पहले जरूरत उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। देन व्हाट इज द टर्म फॉर स्पीकिंग अप फॉर अ पेशेंट्स राइट? जो कि हमने अभी डॉक्टर का एग्जांपल बताया था, गलती से हो सकता है कि कुछ अगर ट्रीटमेंट एडवाइस किया हो तो हमने इसको, अगर डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड वी एडवोकेटिंग द पेशेंट, हम क्या कर रहे हैं? पेशेंट को एडवोकेट कर रहे हैं। ओके, तो एक हमारा फाइनल थॉट है
कि द कैरेक्टर ऑफ अ नर्स इज एन इंपॉर्टेंट एज द नॉलेज शी पजेस। जितना हमें नॉलेज है वैसा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। ओके, नॉलेज ओनली नॉलेज होने से नहीं चलेगा, जितना नॉलेज है उतना ही वैसा ही हमारा व्यवहार भी होना चाहिए, ताकि हमारी जो प्रोफेशन है या हमारी खुद की जो इमेज है वो थोड़ी सी अच्छी रहे, विच इज गिवन बाय द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन ये सारी चीजें इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, ऐसे कई सारे आपको क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन भी यहां पे बनेंगे कि ऐसा सिचुएशन हुआ था तो ये अगर कौन सा इथिकल प्रिंसिपल ब्रेक हो गया या कौन सा इथिकल प्रिंसिपल यहां पे फॉलो करेंगे, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। सारे क्वेश्चन हम जो हमारी वीकली टेस्ट होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।